ये दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूँ मैं सैटर्न साढ़े साथी के बारे में। ये आप लोगों की रिक्वेस्ट मेरे पास पड़ी हुई है और लगातार आप लोग बहुत दिनों से पूछ रहे थे कि सर इसके बारे में कंपोजिट वीडियो ऐसा डाल दीजिए, क्या होता है ये, कैसे फॉर्म होता है, क्या क्या इसके हमें क्या करना चाहिए, क्या कुछ उपाय हो सकते हैं। इस तरह के आपके क्वेश्चंस थे और मैंने आप सभी को एश्योर किया था कि मैं वक्त पे जरूर इसका आपको एक वीडियो बना के दूंगा। आज मैं आपको सैटर्न साढ़े साथी के बारे में एक वीडियो दे रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण। फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, उसके प्रभाव क्या होते हैं और रेमेडीज क्या हो सकती हैं उसकी। तो ये तीनों चीजें मैं आपको बारी बारी से बताने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके कई डाउट्स को ये दूर करेगा और आगे आप देखेंगे कि जिसके ऊपर साढ़े साथी चल रही है, जो मैं आपको प्रभाव बता रहा हूं वही प्रभाव वो महसूस कर पा रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो फॉर्मेशन होता है ये दो ग्रहों की कारण होता है, एक तो मून चंद्रमा और एक सैटर्न शनि। चंद्रमा हमारे मानस या मन का कारक है, जैसा कि लिखा है हमारे एस्ट्रोलॉजिकल जितने भी हमारे लिटरेचर्स हैं और शास्त्रों में यही दिया है कि वो मन का कारक है। और मन का कारक है इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो इसलिए क्योंकि मन जो होता है वो ही हमें आगे बढ़ाने के लिए एनकरेज करता है। अगर मन हमारा खिन्न हो जाए तो हम कहेंगे हमें दुनिया से क्या लेना देना, हमें कुछ नहीं करना है। मानस अगर हमारा खिन्न हो जाए तो हमारे लिए सब बेकार है। और वो अगर ठीक हो, वो अगर एक्टिव बना रहे, वो अगर चीयरफुल बना रहे तो हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक हो, कुछ भी हो। तो इस तरह से मून बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है हमारी लाइफ में। अब वो जब भी शनि के साथ उसका कोई ना कोई संबंध बन जाता है तो फिर परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। आपको पता है कि शनि और चंद्रमा अगर एक साथ हो जाएं तो फिर ये विष दोष का निर्माण करते हैं, तो वो कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है, वो मन के लिए अच्छा कारक नहीं होता है और फिर जहां पर भी जिस हाउस में होता है उस हाउस को बहुत लॉस पहुंचाता है। अब जो फॉर्मेशन होता है इसका, जब हम देख रहे हैं सैटर्न साढ़े साथी का, तो आपको पहले भाव से ही मैं समझा रहा हूं। ये किसी भी भाव में हो सकता है लेकिन राशि से समझा दूंगा तो क्या होगा कि हर राशि में आपको पता चल जाएगा कि कौन सी राशि में अगर ये फॉर्म हो रहा है तो इसके क्या परिणाम होंगे। तो सबसे पहले हम आपको फॉर्मेशन बताते हैं कि ये मून और सैटर्न से होता है। अब कैसे होता है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तीन तरह का माना जाता है। जब भी शनि चंद्रमा से 12वें भाव में आता है, चंद्रमा से 12वें भाव में आता है तो फिर क्या कहते हैं, इसको सिर में कहते हैं। इसका मतलब है कि ये जो ढैया कहलाती है, क्योंकि शनि एक पर्टिकुलर साइन में 2.5 वर्ष का टाइम लेता है क्रॉस करने में, तो 2.5 वर्ष तक रहता है। तो वो ढैया जो होती है, कहते हैं ये ढैया सर पर या आंखों में रहती है, इसको दृष्टि भी कहते हैं। इसी तरह से अगर जब ये शनि यहां आ जाएगा, दूसरी ढैया शुरू हो जाएगी और ये कहते हैं उदर में रहती है, हृदय और उदर में रहती है। और जब ये यहां आ जाएगा मून के सेकेंड हाउस में, तो फिर इसको कहा जाता है कि ये पाद, इसका मतलब पैरों में ये इस समय है। तो तीन तरह की ये मेन कही जाती है, सिर, उदर, पाद। 2.5 साल की होती है तो 2.5 कुल मिला के 7.5 बन गए। इस तरह साढ़े साथी कहा जाता है, पहली ढैया, दूसरी ढैया, तीसरी ढैया। क्लियर हो गया। अब दो तरह के और होते हैं इस तरह के फॉर्मेशन। एक को कहते हैं हम कंटक। कंटक का मतलब यह है, कंटक शनि का मतलब यह हो गया कि मून से 90 डिग्री के बाद वो फॉर्मेशन होता है। जहां पर मून स्थित है 90 डिग्री के बाद, इसका मतलब हो गया हम कह सकते हैं 3 राशियों के बाद। तो 90 से 120 डिग्री तक हम कह सकते हैं कि कंटक की परिस्थिति बनती है। वैसे इससे चौथी राशि, सीधी सी बात। अब एक होता है अष्टक, इसका मतलब है अष्टम शनि। उसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है 210 से 240 डिग्री के बीच में। तो वो शनि से अष्टम मींस मून से अष्टम, उसको हम अष्टम शनि कहते हैं, तो वो भी ठीक नहीं माना जाता है। तो इस तरह से तीन तरह के फॉर्मेशन आपने देख लिए। एक तो ये मूल जो हो साढ़े साथी कहते हैं, ढैया ढैया 3 होके। दूसरा मैंने आपको बता दिया जिसको कंटक कहते हैं, और तीसरा अष्टम कहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं जब सैटर्न की साढ़े साथी शुरू होती है और कैसे होती है, उसके प्रभाव क्या होते हैं, हम जरा उसको देखते हैं।
देखिए सैटर्न की साढ़े साथी जैसे यहां मून है मान लीजिए, जैसे ही ये पाइसेस में आएगा, इसका मतलब मीन में आएगा, वैसे ही साढ़े साथी का कालखंड शुरू हो जाएगा, पहली ढैया भी आप उसको कह सकते हैं। और यहां पर चूंकि शनि और पाइसेस, इसका मतलब मीन, ये किसका होता है साइन? ये होता है जुपिटर का साइन। तो सेजिटेरियस और पाइसेस दोनों ही ये जुपिटर के साइन होते हैं, तो ये सैटर्न के लिए बहुत फेवरेबल नहीं होते हैं, बहुत अनफेवरेबल नहीं होते हैं, सम संबंध होता है इनका आपस में। तो डिपेंड करेगा कि लग्न चार्ट में शनि की क्या परिस्थिति बन रही है, इसके सापेक्ष उसी तरह के यहां पर प्रभाव होंगे। ये सम भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो जैसे ही यहां पाइसेस में आएगी, ज्यादातर परिस्थितियां ये बनती सम रहते हैं, क्योंकि इसका संबंध जो है वो सम है जुपिटर के साथ। दूसरी ढैया में जैसे ये आएगा, तो दूसरी ढैया में शनि यहां नीच का हो जाएगा, शनि नीच का हो जाएगा। मान लीजिए यहां मून की परिस्थिति जो है वो भी 20 डिग्री के आसपास है, और शनि जब यहां आएगा 20 डिग्री पे पूरी तरह नीच का हो जाता है, प्रभाव बहुत खराब होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जब मेष में इनका समागम होगा तो ये ढैया बहुत खराब जाने वाली है। जब ये यहां आएगा वृष में, तो ये इसके फ्रेंड की राशि है, इसकी मित्रवत राशि, इसकी मित्र राशि है। तो क्या होगा? इसका मतलब ये फिर खराब रिजल्ट्स नहीं देगा। तो इस पर्टिकुलर एरीज में या मेष में पहली जो होगी ढैया वो एवरेज रहेगी, बहुत खराब नहीं होगी। दूसरी बहुत खराब रहने वाली है, और तीसरी खराब नहीं रहेगी। इसका मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं इसमें, क्योंकि ये इसके मित्रवत साइन, ये देखना पड़ेगा लग्न चार्ट से, तो और ज्यादा फिर सिद्ध हो पाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब मान लीजिए कि यहां पर है वृष राशि, तो जैसे ही शनि यहां आएगा अपने से 12th किसमें, मेष में, तो पहली ढैया शुरू हो जाएगी, बहुत बुरी जाने वाली है, क्योंकि ये भी बताया था शनि यहां पर नीच का रहता है। तो पहली ढैया बुरी जाएगी किसके लिए? टॉरस के लिए, वृष राशि के लिए। जब ये वृष में आएगा तो बहुत बुरा नहीं जाएगा, क्योंकि ये मित्रवत राशि है। और जब ये यहां आएगा, इसका मतलब तीसरी ढैया जेमिनी में, इसका मतलब मिथुन में आएगा, तो भी खराब नहीं जाएगी, क्योंकि ये भी इसकी मित्र राशि है। तो टॉरस के लिए केवल पहली जो है वो ढैया अच्छी नहीं जाएगी, बाकी दो कंपैरेटिवली ठीक जाएंगी। अब हम देखते हैं यहां जब मून अगर मान लीजिए जेमिनी में हो, इसका मतलब मिथुन में हो, तो जैसे ही शनि यहां पर आएगा तो ये सही रिजल्ट्स, इसका मतलब बहुत खराब नहीं देगा, डेट्रीमेंटल नहीं देगा, क्योंकि इसकी मित्रवत राशि है। दूसरी ढैया में ये जेमिनी में फिर मित्रवत होगा, क्योंकि बुध का फिर एक बार ये मित्र है, तो भी खराब नहीं होगी। लेकिन जब ये तीसरी ढैया में जैसे ही प्रवेश करेगा, ये किसमें, कैंसर में, कर्क राशि में, तो ये डेट्रीमेंटल हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा, ज्यादा विपरीत रिजल्ट्स देगा। तो समझ लीजिए कि जेमिनी में, इसका मतलब मिथुन में, तीसरी ढैया ज्यादा खराब रहती है, पहली और दूसरी खराब नहीं रहती है इतनी। आगे देखते हैं, मून मान लीजिए कर्क राशि में है, तो ये मित्रवत राशि में जब पहली ढैया में शनि आएगा तो बहुत बुरे रिजल्ट्स नहीं देगा, यहां आएगा बहुत बुरे रिजल्ट्स देने वाला है, अनफेवरेबल साइन है। तीसरी ढैया में जाएगा तब भी बहुत अनफेवरेबल देने वाला है, क्योंकि सूर्य के साथ इसके संबंध शत्रुवत हैं। तो दो ढैया बहुत खराब रहने वाली हैं कर्क राशि के लिए, एक ढैया एवरेज रहने वाली है, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी पहली ढैया में। आगे चलते हैं, मून है मान लीजिए यहां पर किसमें, सिंह राशि में। अब क्या होगा? जैसे ही पहली ढैया में प्रवेश करेगा शनि, तो जब यहां प्रवेश करेगा, इसका मतलब ये खराब होने वाला, अनफेवरेबल साइन है, अभी बताया था। दूसरी ढैया भी खराब रहने वाली है, लियो साइन है, ये भी जो है फ्रेंडली नहीं है, इसका मतलब ये भी शत्रुवत है। तीसरी जो है इसकी मित्रवत है, क्योंकि ये मरकरी का साइन है, इसलिए तीसरी ढैया खराब नहीं रहेगी। तो सिंह राशि के लिए पहली और दूसरी ढैया बहुत खराब रहने वाली है, तीसरी ढैया खराब इतनी नहीं रहेगी कंपैरेटिवली। अब आ जाइए, जब ये मून मान लीजिए है वर्गों में, इसका मतलब है कन्या राशि में, जब यहां आएगा सिंह में पहली ढैया में शनि, तो ये बहुत खराब रहने वाला है, क्योंकि ये क्या है, ये इसके शत्रु की राशि है। दूसरी इसकी ठीक रहेगी, क्योंकि मित्रवत राशि है वर्गो। तीसरी और अच्छी रहने वाली है, क्योंकि ये इसका उच्च स्थान होगा, ये इसका उच्च स्थान होगा शनि का, तो यहां पर इसका प्रभाव अच्छा देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि जब वर्गों की बात करते हैं तो केवल पहली ढैया खराब रहने वाली है, बाकी तीसरी ढैया बहुत अच्छी रहने वाली है, दूसरी ढैया अच्छी रहने वाली है, एवरेज रहने वाली है। आगे देखते हैं, अब मान लीजिए मून है यहां लिब्रा में, इसका मतलब है तुला में। जब पहली ढैया शुरू होगी, शनि जैसे ही यहां आएगा वर्गों में, ठीक रहने वाली है,
बहुत अच्छी नहीं लेकिन ठीक रहने वाली है। ये उच्च का हो जाएगा इसका, तो बहुत अच्छी रहने वाली है, इसका मतलब रिजल्ट्स ठीक आएंगे। और जब वृश्चिक में जाएगा तो रिजल्ट्स खराब होने वाले हैं, क्योंकि अनफेवरेबल साइन है। इसका मतलब है कि जब लिब्रा में होगा, तुला में होगा मून, तो ये दोनों जो है वो ठीक रहने वाली है इसकी ढैया, लेकिन तीसरी ढैया अच्छी नहीं रहेगी। आगे देखते हैं मून। अब मान लीजिए यहां पर है स्कॉर्पियो में, और ज्यादा खराब परिस्थिति। क्यों? क्योंकि देखिए मून यहां नीच का होता है। अब मून मान लीजिए यहां 3 डिग्री पे है, सबसे ज्यादा इसका नीच है। शनि अगर यहां आएगा तुला में तो ये ठीक रहने वाली है पहली ढैया, क्योंकि ये इसका उच्च स्थान है। दूसरे में ये बहुत बुरे इफेक्ट्स देने वाला है, क्योंकि मून भी यहां नीच का है। 3 डिग्री पे भी मान लो जैसे ही आएगा शनि इसमें प्रविष्ट होगा, वैसे ही बुरे प्रभाव शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री पे मून नीच का होता है। तो क्या परिस्थिति है मून की देखना पड़ेगा लग्न चार्ट में, उसके हिसाब से और कॉन्क्रीट रिजल्ट निकाल पाएंगे। तो ये बहुत खराब रहेगी दूसरी ढैया। तीसरी ढैया भी कंपैरेटिवली खराब ही रहने वाली है, क्योंकि मैंने बताया कि सम होता है, तो ये लग्न में जैसी परिस्थिति बनेगी उस हिसाब से सम या बुरी या अच्छी हमें पता चलेगी कि यहां पर शनि क्या स्थितियां देने वाला है। आगे देखते हैं। मून मान लीजिए सजिटेरियस में है, इसका मतलब है धनु में है। तो जैसे ही शनि यहां पहली ढैया में प्रवेश करेगा स्कॉर्पियो में, वृश्चिक में, तो ये खराब होगा, बहुत बुरा रिजल्ट देने वाला है। यहां आएगा तो एवरेज, और जब यहां आएगा तो अच्छे रिजल्ट्स, क्योंकि ये इसका खुद का साइन है कैप्रिकॉर्न, इसका मतलब मकर। तो सेजिटेरियस में धनु राशि में पहला बहुत खराब रहने वाला है, दूसरे और तीसरे कंपैरेटिवली ठीक रहने वाले हैं, दूसरा सम रहने वाला है, तीसरा अच्छा रहने वाला है। अब आ जाइए मून आ गया कैप्रिकॉर्न में मान लीजिए, तो ये इसका इनवर्स साइन होता है मून का, कर्क से उल्टा होता है। पहले में आएगा तो सम रिजल्ट्स देगा, अभी बताया था आपको। ये लग्न चार्ट से हमें वेरीफाई भी करना चाहिए। और जब ये सैटर्न यहां पे आएगा तो बहुत बुरे रिजल्ट्स नहीं देगा, क्योंकि सैटर्न का ये खुद का साइन है। इसी तरह सैटर्न जब कुंभ में आएगा तब भी बहुत बुरे परिणाम नहीं देगा, क्योंकि ये उसकी मूल त्रिकोण राशि भी है और उसकी राशि भी है। तो जब मून हमारा कैप्रिकॉर्न में होता है तो दूसरी और तीसरी ढैया कंपैरेटिवली अच्छी होती है पहली ढैया के कंपैरिजन में। अब मून मान लीजिए एक्वेरियस में है, तो जब यहां पर आएगा शनि पहली ढैया में तो रिजल्ट अपने साइन में है तो बहुत ज्यादा बुरे नहीं देगा। यहां आएगा मूल त्रिकोण साइन में तब भी बहुत बुरे नहीं देगा, लेकिन जब यहां आएगा तो ये एवरेज दे पाएगा, क्योंकि बताया था हमें जुपिटर हमें लग्न चार्ट से जरूर वेरीफाई कर लेना चाहिए। ये एवरेज इसका मतलब सम होता है, तो बुरे रिजल्ट्स भी दे सकता है, अच्छे भी दे सकता है, सम भी दे सकता है। अब मान लीजिए मून है यहां पर पाइसेस में, इसका मतलब यह है मीन में। तो जैसे ही यहां आएगा शनि अच्छे रिजल्ट से पहली ढैया अच्छी रहने वाली है, क्योंकि ये इसकी मूल त्रिकोण राशि है। ये सम रहने वाली है, बहुत अच्छी नहीं रहेगी लेकिन ठीक रहेगी। और ये बुरी रहने वाली है क्योंकि ये इसका नीच का साइन है। तो अब आप समझ गए, ये 12 तरह से ये शनि फॉर्मेशन करता है अपनी 7.5 का, 2.5 साल, 7.5 साल। फिर कंटक भी बताया मैंने आपको, कंटक में 90 से 120 डिग्री तक, और फिर अष्टम बताया जहां 210 से 240। तो ये 3 तरह के मून के साथ संबंध बनते हैं शनि के, और अलग अलग तरह की अवस्थाएं बनती हैं, उन्हीं को हम 7.5 कंटक या अष्टम कहते हैं। चलिए अब ये फॉर्मेशन के बाद हम इफेक्ट्स देखते हैं, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। चलिए इफेक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए जब भी आपकी 7.5 आए तो आप जो मैं इफेक्ट्स बताने जा रहा हूं, आप इसके इफेक्ट्स आप खुद महसूस करेंगे। मन आपका विचलित हो जाएगा, मन कमजोर हो जाएगा, मानस डिस्टर्ब होने लगेगा, आपको डिस्टोर्शन होने लगेगा, मेंटल पीस जिसको कहते हो आप, मानसिक शांति डिस्टर्ब रहने लगेगी। आपके घर में कोई अनावश्यक अनवांछित डेथ हो सकती है इस कालखंड में। अब यहां पे खास बात बता रहा हूं कि मैंने पहले से बताया, जिस पर्टिकुलर भाव में बन रहा है उस भाव से संबंधित रिजल्ट होंगे। चौथे भाव में बन रहा है तो मदर को प्रभावित ज्यादा करेगा, पंचम में तो प्रोजेनिस का मतलब बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगा, 6 में है तो मामा या मौसी को ज्यादा प्रभावित करेगा, 7 में है तो बीवी को ज्यादा प्रभावित, आपकी लाइफ पार्टनर को या आपके जो एसोसिएट्स हैं, पार्टनर्स, इस तरह से। 10 है तो फादर को ज्यादा। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के प्रभाव, मैं आपको कॉमन प्रभाव बता रहा हूं कि क्या क्या आ सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें प्रभाव मन आपका विचलित रहने लगेगा, आप आइसोलेटिव रहने लगेंगे, एकाकीपन आपको ज्यादा अच्छा लगने लगेगा, नीरस जीवन हो जाएगा, मन आपका ये लगेगा मुझे क्या करना है, ऐसे ठीक है जो है वो अच्छा है, आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ऐसे आप देखते होंगे इस कालखंड में ज्यादातर लोगों को हंसी बहुत कम आती है, बहुत मुश्किल से हंसते हैं, वो खुल के हंसी तो आना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत बुरे दोष पैदा हो जाते हैं, चुगली करने की आदत व्यक्ति की बहुत बढ़ जाती है,
कहीं पर भी बैठेगा तो या तो बोलेगा नहीं, बोलेगा तो दूसरे की बुराई ज्यादा करेगा, ये उसके अंदर बहुत फैल जाता है। अंधेरा उसको ज्यादा पसंद होने लगता है, उदासी और अंधेरा और अकेलापन, ये चीजें ज्यादा उसके अंदर व्याप्त हो जाती हैं। उसका कम्युनिकेशन जो होता है उसमें कमी आने लगती है, उसके नेत्रों में दिक्कत आने लगती है, चश्मा लगाना पड़ सकता है, उसके जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें प्रॉब्लमेटिक, उसमें दिक्कत आ सकती है। जो गठिया होती है, गठिया की स्थिति वो इस कालखंड में बढ़ सकती है। शनि इन्हीं का सबका कारक है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरह से इस कालखंड में आपको अनावश्यक रूप से खर्चे आपके बढ़ जाते हैं, आय कम हो जाती है, तो आपकी जो बैलेंस शीट है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आपकी रिश्तेदारों से अनावश्यक रूप से खटपट होना शुरू हो जाती है, भाई बहन से किसी बात पे वैमनस्य हो जाता है, एकदम आपको ऐसी कोई परिस्थितियां हो सकती हैं जिससे आपको कोर्ट में जाना पड़े, कोई अवसाद की परिस्थितियां, डिप्रेसिव परिस्थितियां आ सकती हैं। जैसा बताया था मैंने आपको कि मून और सैटर्न मान लीजिए दोनों ऐसी, पर सैटर्न भी नीच का है 20 डिग्री पे, तो फिर परिस्थितियां और ज्यादा, और राहु केतु का भी वहां पर मान लो संत्रास हो रहा है, मार्स का भी अगर हो रहा है, ज्यादा परिस्थितियां खतरनाक हो जाती हैं, आदमी डिप्रेसिव परिस्थितियों में भी चला जाता है। इसके अलावा कोई पुराने केसेस पड़े हैं, मान लीजिए आप कहीं पर काम करते हैं, अपने वर्क प्लेस पे किसी डिपार्टमेंट पे कोई पुराना पड़ा हुआ है, तो वहां से क्या कोई आपका केस उखड़ सकता है, इंक्वायरी कोई सेटअप हो सकती है, आपको सस्पेंड किया जा सकता है, आपके अगेंस्ट इंक्वायरी सेटअप हो सकती है, कोई सीबीआई इंक्वायरी, कोई आपकी जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वो आपके अगेंस्ट इनिशिएट हो सकती है, अगर है तो कोई आपके विपरीत जो है जजमेंट जा सकता है। कारागार, कारावास, इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं जहां पर आपको जेल जाना पड़ सकता है। इसी तरह से कोई आपके खास जो हैं, ज्यादातर आपको ऐसे फनरल में ज्यादा शामिल होना पड़ता है, जो मृत लोग होते हैं जिनके फनरल होते हैं, आपको पता है अंतिम संस्कार के लिए, उसमें ज्यादा शामिल होना पड़ सकता है। इस कालखंड में आपको विषाद बहुत होता है, आपके बिजनेस में घाटे होने शुरू हो जाते हैं, और आपके जो पार्टनर्स हैं वो आपको धोखा देने से पीछे नहीं हटते हैं। आपके एसोसिएट्स हैं, आपसे नीचे काम करने वाले, वो किसी ना किसी बात पे आपको फंसा देते हैं, आपके बैक बाइटिंग करते हैं, आपके बारे में और जाके हायर अप्स को बताते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ती हैं। इसी तरह से क्या होता है, ऐसे में ज्यादातर घर में डिस्टर्ब होता है, आपका जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ खटपट होती है, कलेश बहुत बढ़ जाता है, पता ही नहीं चलता है किस बात पे लड़ाई हो गई, पता ही नहीं चलता है कि क्या कारण हो गया। घर में घुसते ही आपको कलेश फेस करना पड़ सकता है, आपको लगता है हमारे जीने का कोई फायदा नहीं, आपको यह भी लगता है, ध्यान से सुनते जाइए, एक एक पॉइंट ये आते होंगे आपके, जैसे जैसे जिस भाव में होगा, आपको यह भी लगता है कि अब हार गया हूं, अब मैं दुनिया को छोड़ के जाना चाहता हूं, किसी ऐसी जगह पे अकेले में जाके पूजा पाठ करूंगा, अकेले में जाके रहूंगा, फक्कड़ बनूंगा। कभी लगता है कि मैं सब कुछ दान कर दूंगा, मैं अपने पास कुछ नहीं रखने वाला हूं, मुझे क्या करना है, मैं इसके लिए पैदा नहीं हुआ हूं। कभी लगता है आपको कि हम अपने जो हमारे साथ जिसने उल्टा किया है उसके साथ हमें व्यवहार वैसा ही करना है, हम किसी को खत्म भी कर सकते हैं, मन में ऐसे विचार आते हैं, हमें बदला लेना है, रिवेंजफुल बन जाते हैं। आप इतने ज्यादा नेगेटिविटी से प्रभावित हो जाते हैं कि आप आर्गुमेंटेटिव बहुत हो जाते हैं, आप वाद विवाद में आपसे कोई नहीं जीत सकता है, चित भी मेरी पट भी मेरी, आप जो कह रहे हैं बस वो ही सही है, अगर वो नहीं किसी ने माना तो फिर समझ लीजिए कि बहुत बड़ा जो है वो एकदम जिसको कहते हो तूफान आ जाएगा, घर में या ऑफिस में या जहां पर भी आप हैं, जहां भी आप काम करते हैं या ऑफिस में। ऐसे लोग नौकरी बहुत जल्दी छोड़ना शुरू कर देते हैं, उन्होंने जहां देखा और वो तुरंत कंपैरिजन कर लेते हैं कि ये क्या, ये हमारा बॉस है, इससे तो कुछ नहीं आता है, मैं तो इससे बहुत कुछ जानता हूं, मेरी वजह से तो ऑफिस चल रहा है, जिसको कहते हो एक तरह से उद्दंड हो जाना। ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, अलग अलग भाव में अलग अलग चीजें बनती हैं। ये आप लोग देख लीजिए, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो निश्चित तौर पे ये प्रभाव आपके वही आ रहे हैं। इस तरह से आप एक तरह से कहते हैं ईगो, एक फॉल्स ईगो जिसको कहते हैं, उसके आप शिकार हो जाते हैं। पैसा उधार जिसने आपको दिया है वो आपके चक्कर काटने लगते हैं, पैसा चाहिए भाई पैसा दो, आपने पैसा उधार लिया है, और फिर आप ग्लानी से, बहुत ग्लानी होती है आपके अंदर, और आप बार बार उससे आप माफी मांगते हैं, आप अपने में बहुत गिल्ट महसूस करते हैं, कई बार आप लड़ भी जाते हैं, बताया अभी आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं, और उस लड़ाई में आपको बहुत ज्यादा लॉस झेलना पड़ता है। आपको
इन परिस्थितियों में आपको क्या होता है कि फॉल्स जो है वो इमेजिनेशन बहुत होता है। आप जब फंस जाते हैं तो आप कहते हैं अब एक नया बिजनेस डालते हैं, एक नया काम शुरू करते हैं, इतना लगाएंगे और अभी 3 साल में डबल या ट्रिपल वापस आ जाएगा और सब पैसा निकाल देंगे और फिर आराम से जिएंगे। ये सब भाव इस कालखंड में आते हैं। आपके अंदर गैस बहुत बननी शुरू हो जाएगी, आपका पेट खराब रहने लगेगा, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ज्यादा दिक्कत हो सकती है। आपको जो देखते हो आप ऐसे ऐसे आप करते हो लगातार प्रॉब्लम, आपको ये दिक्कत हो सकती है। आपको जैसा कि बताया गठिया, उसकी प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द आपको बहुत बढ़ सकता है इस पर्टिकुलर बहुत अगर प्रभावी है तो। फिर क्या होगा कि भाई बहनों से आपको काफी दिक्कत आप उनको कर सकते हैं। तीसरा और 11वां भाव अगर प्रभावित हो रहा है तो निश्चित तौर पे भाई बहन से आपको दिक्कत आएगी या आप उन्हें प्रभावित करेंगे, आप उन्हें परेशान करेंगे। इसी तरह से पिता की माता और पिता, उनको भी इस कालखंड में बहुत दिक्कतें आती हैं। यहां पर धन की बहुत प्रॉब्लम होती है। रुके जो भी काम आपके होते हैं वो पेंड होते चले जाते हैं। पॉजिटिव रिजल्ट्स और ज्यादा लंबे चलते चले जाते हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स जल्दी आ जाते हैं। जो आपको लगता है ये हमारा काम कल हो जाएगा, वो 1 महीने खिंच जाता है, 2 महीने खिंच जाता है, सस्पेंड हो जाता है, मिलता ही नहीं कई बार। और जो ये लगता है कि किसी तरह से ये काम रुका रहे खराब, वो जल्दी हो जाता है। किसी के पैसे देने, ये थोड़े दिनों रुक जाए मेरे पास ना आए लेने के लिए, वो आके तुरंत आ धमकता है पैसे दो। और जो अच्छा काम होता है, अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं, अगर वहां से लोगे तो वो मिलेगा नहीं। तो इस तरह बिजनेस प्रभावित हो जाती है। आपको जो प्रीमियम या जो आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है इस कालखंड में। पैसा फंसता चला जाता है। उधारी आपकी मींस आपका पैसा जो है, आपने जो उधार दिया हुआ है, आपने जो बाजार में मार्केटिंग में जो पैसा उठाया हुआ है, वो वापस नहीं आता है, फंस जाता है। ऐसे कालखंड में आप परेशान हो जाते हैं। जिसके पास जाते हैं वो ही रोना शुरू हो जाता है, आपके पैसे मांगने से पहले रोना शुरू हो जाता है। बहुत परेशान हूं, इस समय कुछ भी नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं, मैं कहां से दूं। लेकिन जब आपसे कोई पैसे आप पे चाहिए, वो पैसे आपको टाइम पे मांगने आ जाता है, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, आपको दिक्कत होती है, आपका मन बहुत विचलित होता है। प्रॉपर्टी आपकी बिकती नहीं है ऐसे समय में। आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई लेकिन वो इनकैश नहीं हो पाती है। बहुत कोशिश करते हो कि प्रॉपर्टी हम बेच दें किसी तरह से, लेकिन वो नहीं बिकती है, एक्सपेक्टेड प्राइस उसके मिलते नहीं, पहले तो ग्राहक नहीं रुकते हैं। शादी अगर होने वाली है आपकी तो शादी नहीं होती है, रिश्ते आते हैं वो पलट के ही दोबारा से नहीं आते हैं और वो और प्रोलॉन्ग होती चली जाती है आपकी मैरिज। और अगर होती है इस कालखंड में और मान लीजिए शनि का बहुत दुष्प्रभाव है तो वो बहुत जल्दी टूट जाती है। वहां पे शादी बहुत ज्यादा देर तक नहीं चल पाती है। बच्चों के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। शिक्षा अगर आप कर रहे हैं तो वो शिक्षा ब्रेक हो जाती है, रुक जाती है कुछ समय के लिए या फिर बिल्कुल ही ब्रेक हो जाती है। कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस या कुछ और आपकी जिद के कारण ऐसा होता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका भाग्य आपको साथ नहीं दे पाता है ऐसे कालखंड में, अगर मैं ओवरऑल लूं तो। और चूंकि आपका मन बहुत विचलित रहता है इसलिए आप परेशान होते हैं। ये साढ़े साथी के अलग अलग भावों पर पड़ने वाले मैंने आपको प्रभाव बताए हैं। अब कोई भी जो इंपॉर्टेंट कोई एस्ट्रोलॉजर हो उससे देख के आप उससे पूछ के पता करिए कि क्या वास्तव में हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे, किस कालखंड में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेंगे और कौन से प्रभाव पड़ेंगे। उनसे आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं और बच सकते हैं। अब कुछ मैं आपको उपाय बताता हूं। तीसरा खंड फॉर्मेशन हो गया, इफेक्ट्स हो गया, रेमेडीज क्या क्या हो सकती है। अलग अलग भाव के लिए अलग अलग रेमेडीज बताई जाती है। अब चूंकि अलग अलग भाव के लिए नहीं बता सकते, बहुत विस्तृत हो जाएगा, तो मैं आपको एक कंपोजिट रूप में बता देता हूं कि पूरी साढ़े साथी के लिए क्या हम कर सकते हैं जिससे कि हमारे ये दुष्प्रभाव कुछ कम हो सके। तो समझ लीजिए क्या क्या आपको करना चाहिए। पहला पॉइंट, आप कोशिश करिए कि जब भी आपकी शनि की साढ़े साथी चल रही है तो कोशिश करिए कि जब आप खाना खाएं या खाना जब पके तो पहला उसका जो एक है वो गाय के लिए जरूर बनवा लें और गाय को वो रोज आप खिलाएं, शनिवार को तो जरूर खिलाएं। इसी तरह से ऐसी रोटी बनवाइए रोज, काले कुत्ते को खिलाइए जिसपे आप जो है ऑयल लगा दीजिए गाय का, या तो सरसों का होना चाहिए या तिल का होना चाहिए, वो आप काले कुत्ते को खिलाएं। अगर आपको काले कौवे मिल जाते हैं, काले कौवे को मीठी रोटी खिलाएं। अगर आपको भैंसा मिल जाता है तो आप भैंसे को भी रोटी खिलाएं, इसी तरह से मीठी रोटी खिलाएं। तो कौवे को, भैंसे को, भैंस को, इनको जितने भी काले ये आपके जानवर हैं इनको आप भोजन कराएं। इसके अलावा क्या करें, इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि शनिवार के दिन जो उड़द की खिचड़ी होती है
वो शाम को खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। इसी तरह से उड़द और चावल बगैर तेल के उनको थोड़ा सा भून लें, हल्का सा किसी बोतल में रख लें, खुद भी खाएं और अपने सहयोगियों को घर में खिलाएं, गाय को खिलाएं, उसको खूब खिलाएं। साथ ही साथ क्या करें कि जितने भी ये गरीब वर्ग होते हैं, जो जिनके पास बेचारों के पास रोटी खाने को नहीं होती है, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं फिर भी उनको रोटी नहीं मिल पाती है, या जो वाइकॉटेड लोग हैं, बुजुर्ग जिनकी कुसंतान ने उनको बाहर निकाल दिया घर से, या जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, या जो ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें खराब हैं, अंधे हैं या एक आंख से हैं, ऐसे लोग, उनको दवा की जरूरत है। सैटर्न इन सबका कारक है। आप इनको फिजिकल सहायता पहुंचाइए। फिजिकल सहायता का मतलब भूख लगी है, खाना खिला दीजिए, या फिर उनको ऐसी चीजें दान करिए जो उनके काम की हो, जैसे तवा है, अंगीठी है, चिमटा है, या फिर उनकी अगर शादी किसी बच्ची की हो रही तो लोहे का बॉक्स, लोहे की अलमारी, इस तरह की उनको कुछ दान कर दीजिए। इसके अलावा काले तिल, काले उड़द की दाल साबुत, वो दान कर दीजिए। इसके अलावा आप जो है ये कर सकते हैं कि शनिवार के दिन मंदिर जाइए शनिदेव के, लेकिन शनिदेव के मंदिर जाइए, खास ख्याल उनसे निगाह मत मिलाइए, ऐसे मत देखिए जैसे और ईश्वर को देखते हैं, उनके चरणों में देखिए, आपकी निगाह ऊपर नहीं जानी चाहिए। शनि की दृष्टि बहुत ही टिपिकल होती है, खतरनाक होती है, बिल्कुल भी ध्यान रखिए। वो महिलाएं कदापि न जाएं जिनको कोई संतान की स्थिति हो, 1, 2, 3, 4, 5 महीने जो भी हो गए हों, जो संतान प्राप्ति के लिए तैयार हैं, बिल्कुल ना जाए शनिदेव के मंदिर, और निगाह तो बिल्कुल ना भूल के भी ना मिलाएं। और वहां जाके तेल चढ़ाएं, उड़द चढ़ाएं, काला कपड़ा चढ़ाएं, इस तरह की चीजें जो शनि को सिग्निफाई करती हैं वो। साथ ही साथ घर में कोई मूर्ति शनि की ना लगाएं, शनि की मूर्ति घर में नहीं लगाई जाती है, वो ना लगाएं। और कोशिश करें कि आप वहां पर बिल्कुल भी उनके पास ज्यादा देर नहीं, बस उनका वंदना करके और चले। इसके अलावा आप कर सकते हैं कि एक श्लोक, 3 तरह के इनके जो मंत्र होते हैं, तो उसमें वैदिक मंत्र है, फिर उसके अलावा पौराणिक मंत्र है। तो एक मंत्र आपको छोटा सा बता देता हूं, वो मंत्र आप जो हम कहेंगे सिंपल है और सीधा है, वो आप आराम से कर सकते हो। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह सनये नमः, ये आराम से आप मंत्र जाप कर सकते हैं। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ओम खाम खीम खूम सह सनये नमः, ये दोनों तरह के मंत्र हैं, दोनों में से कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं। इन मंत्रों को जाप करने शनिवार को खासकर कर सकते हैं। शनिवार को कोशिश करिए नमक मत खाइए, और शनिवार को खासकर आप प्रयास करिए कि जो हमने आपको अभी ये बताए हैं, ये कुछ दान करिए ज्यादातर लोगों को। और कोशिश करिए आप कि आपको अपना जुपिटर और मून स्ट्रॉन्ग रखना है इस कालखंड में, तो इसके लिए प्राणायाम योगा डेली करिए। सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं बहुत अच्छा है। कम से कम आप जो है 40 मिनट से 60 मिनट, 48 मिनट का आपको पता है एक मुहूर्त होता है, तो एक पर्टिकुलर अगर ब्रह्म मुहूर्त में ये काम कर सकते हैं बहुत अच्छा रहेगा। आप योगा प्राणायाम करिए, माइल्ड एक्सरसाइज करिए, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का पूरा आपके अंदर संचरण होना चाहिए, तो आपका मन भी ठीक रहेगा। और जुपिटर और मून अगर अच्छा रहेगा तो सैटर्न अपना इतना प्रभाव नहीं दे पाएंगे। तो ये जरूर करिए, कोशिश करिए कि इसको अपना नित्य का एक वो बना लीजिए, जिसको कहते हो कि नहीं नेसेसरली हमें करना ही करना है। ये उपाय करते रहिए। साथ ही साथ और आप छाता है, जूते हैं, है ना, काली टोपी है, इस तरह की चीजें आप और दान कर सकते हो। तिल है काले, उड़द है ना, इस तरह की चीजें आप उन लोगों में दान करिए जो बेचारे बहुत ही गरीब वर्ग है, जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, और उनके साथ जब भी वक्त पड़े दवाइयों की जरूरत है तो दवाइयां दे दीजिए। फ्रेंड्स, हमने आपको एक कंपोजिट वीडियो दिया है, अभी वीडियो में बहुत कुछ बचा हुआ है, हो सकता है मैं आगे आपको और भी इससे संबंधित 2-3 वीडियोस दूं, लेकिन ये वीडियो में लगभग मैंने बहुत चीजें कवर कर दी हैं। अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। ओम नमः शिवाय।